मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री लेसन 4 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो टॉपिक हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो हम बात कर रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45, तो इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा था कि पोस्ट वॉर सेटलमेंट। पोस्ट वॉर सेटलमेंट में जो मेन रोल है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जो पढ़ रहे थे कि जुलाई 1944 में स्टार्ट हुआ था न्यू हेमिस्फीयर यूएसए एंड 1947 में इसने ऋण देना स्टार्ट कर दिया था। जिस भी कंट्री को लॉस्ट हुआ था या रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण करना या डेवलपमेंट करने के लिए, तो टॉपिक हमारा है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कॉमन फाइनेंस ऑपरेशंस इन 1947। यस, अभी जो मैंने बताया है कि 47 में फाइनेंस वित्तीय हेल्प स्टार्ट कर दी थी एंड डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोल बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज पावर। यस, उस टाइम पश्चिमी राष्ट्रों का नियंत्रण था। यूएस हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ द वीटो ओवर द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। यस, और यूएस का उस टाइम वीटो पावर मिली हुई थी। तो एक प्रभावित जो राइट था एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा का जो कोष था, सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। यस, उसमें संबंध करना था राष्ट्रीय मुद्रा का और मॉनेटरी सिस्टम, जो मुद्रा कोष को। एंड ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यस, इसमें जो एक्सचेंज दर थी उसको फिक्स करना, स्थिर करना था। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय जो मुद्रा थी, फॉर एग्जांपल द इंडियन रुपीस वर पेग्ड टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यस, इंडियन रुपीस को डॉलर के साथ फिक्स बांध रखा था। डॉलर इटसेल्फ वाज anchors for gold at the fixed price of $35 per ounce. Yes, $1 बराबर 35 ounce of the gold and the early post-war year. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्ली पोस्ट वॉर ईयर, the early post-war year। तो हम बात करते हैं जब शुरुआत में जैसे युद्ध खत्म हुआ, तो अर्ली पोस्ट वॉर ईयर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इंडिकेटेड एंड एरा ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड इनकम। जो ट्रेड व्यापार और आय थी फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज नेशन, जो पश्चिमी जो औद्योगिक जो राष्ट्र था, जापान वगैरह। हम जापान की बात करते हैं। जापान उस टाइम बहुत ही औद्योगिक रूप से बहुत ही काफी डेवलप कंट्री था। वर्ल्ड ट्रेड ग्रो एनुअली और द 8% बिटवीन 1950 और 70। जो वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट थी 50 और 70 के बीच में, तो उस टाइम 8% थी। लेकिन 70 के बाद की बात करते हैं तो एनुअली 5% इंक्रीज होती जा रही थी। तो 8% बिटवीन 1950 एंड 70, इनकम ऑफ द नियर बाय 5%। यस, जो 1970 में 5% की वृद्धि हुई। 1970 के बाद ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली सुटेबल विदाउट लार्ज फ्लोकेशन। यस, बगैर उतार चढ़ाव के स्थिर थी। मच ऑफ द पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल एवरेज लेस देन 5% ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रीज कंट्री। अगर 5% इंडस्ट्रीज जो कंट्री थे वहां जो बेरोजगारी जो दर था इससे भी कम थी। तो these decide also saw the worldwide spread of the technology and enterprise। yes, और वर्ल्ड में मोस्टली प्रौद्योगिकी और उद्यमी के लगातार तादाद बढ़ती जा रही थी। डेवलपिंग कंट्री वर इन द हरी टू कैच अप ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रीज कंट्री। यस, जो विकासशील देश वो एडवांस जो राज्य थे, कंट्री थे, उनकी होड़ में लगे हुए थे, बराबर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड द वेस्ट अमाउंट ऑफ द कैपिटल। यस, निवेश कर रहे थे कैपिटल पूंजी, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रीज प्लांट, आयातित औद्योगिक प्लांट, इक्विपमेंट, फ्लोटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यस, आधुनिक प्रौद्योगिकी
तो डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, तो अनौपनिवेशीकरण एंड स्वतंत्रता। When the Second World War, large part of the world still under the European colonial rule. Yes, Second World War के बाद मोस्टली जो यूरोप के अधीन था, 1945 की बात करते हैं या 50 की बात करते हैं, तो मोस्टली यूरोप के कंट्रियों ने कॉलोनाइजेशन उपनिवेश बसा रखा था पूरे होल वर्ल्ड। तो एशिया अफ्रीका की बात करते हैं, नेक्स्ट 2 डिकेड मोस्ट कॉलोनीज एशिया एंड अफ्रीका एमर्जेंस ऑफ द फ्री। यस, काफी कंट्री ऐसे हैं जो वर्ल्ड वार के बाद मुक्त हो गए, उपनिवेश जो शासन था उससे इंडिपेंडेंट नेशन हो गए, एंड दे हाउएवर ओवरबर्डन बाय द पुअर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्स। यस, वहां गरीबी और संसाधनों की कमी, एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज, एंड हैंडीकैप्ड बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल। यस, औपनिवेशिक शासन ने लंबा जो शासन किया था वहां पे, तो वहां पे बिल्कुल विकलांग बना दिया जितने भी रिसोर्स थे और जितने भी अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी, सभी को कॉलोनाइजेशन ने काफी लॉस्ट किया वहां पे, और जिससे गरीबी बढ़ी, पुअर्टी एंड बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट ए फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियस कंट्री। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का जो मेन जो एम था वो वित्तीय सहायता देना था जो औद्योगिक जो देश थे, एंड नोट इक्विप्ड टू कोप ऑफ द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज। और वहां पे काफी जो उपनिवेश बसा रखे थे, यूरोप एंड जापान रैपिडली रेगुलेट देयर इकोनॉमी, और यूरोप के कंट्री और जापान जैसे जो देश थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखा, लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और बहुत ही कम निर्भर थे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड वर्ल्ड बैंक पे। दे form of the late 1950 Bretton Woods institution begin to shift their attention more towards developing country. Yes, और ध्यान देने लगा जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक था वो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट 1950 के बाद विकसित विकासशील देशों की तरफ ध्यान देने लगा, एज कॉलोनीज इन मेनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स, एंड नाउ innocently newly independent countries facing urgent pressure. Yes, उन पे बहुत ही तुरंत दबाव था, left their population out of the poverty under the guide of the international agency dominated by the former colony power. Yes, उनके ऊपर औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर रखी थी, जो बहुत ही यूरोप के कंट्री अपने आप को बहुत एडवांस मानते थे, तो जो कम विकसित देश थे उन पे कॉलोनियल पावर का नियंत्रण था। एवं आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ द डीकोलोनाइजेशन को अनेक साल तक अनौपनिवेशवाद बसा के रखा, उनके फॉर्मर कॉलोनी पावर स्टिल कंट्रोल विटल रिसोर्स, और जितने भी संसाधन थे उन सभी पे इनका नियंत्रण था, मिनरल्स, खनिज एंड लैंड, भूमि इन मेनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनी, और अपनी एक वहां पे उपनिवेश बसा लिए। लव कॉर्पोरेशन ऑफ द अदर पावरफुल कंट्री, अगर हम अदर जो शक्तिशाली जो कंट्रियों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल द US आल्सो ऑफ्टन मैनेज टू स्केयर राइट एक्सप्लोर डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स वेरी चीपली। यस, तो इनका जो नियंत्रण था, तो एक्सप्लोर्ट जो डेवलप जो कंट्री थे वो डेवलपिंग कंट्री से एक्सप्लोर्ट कर रहे थे, मींस शोषण कर रहे थे, जो नेचुरल रिसोर्स थे उनका बहुत ही लो प्राइस पे दोहन कर रहे थे, एंड नेचुरल रिसोर्स वेरी चीपली, और प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत ही सस्ते में ले जा रहे थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।